नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस साल का सबसे बड़ा ब्रेकअप। देखिए साथियों, ये रोमांस में हुआ ब्रेकअप है और रोमांस असल में दो ब्रोज के बीच में था, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, और उनके बीच में हुआ यह ब्रेकअप यानी ब्रोमांस में हुआ ब्रेकअप आज के सेशन का मुख्य टाइटल है। मुख्य टाइटल हम सबके लिए इसलिए मायने रखता है जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में उधम मचाया हुआ है, अब वो उधम उनके घर पहुंच गया है। उनके घर कुछ इस तरह से पहुंचा, जो व्यक्ति इनकी सफलता पर बल्लियां उछल रहा था, जो व्यक्ति इनकी सफलता पर इतना खुश था कि ट्रंप को बनाने वाला मैं हूं, आज वही व्यक्ति इनसे खिन्न हो गया है। इलॉन मस्क और ट्रंप की इस दोस्ती को टूटने में बड़ा योगदान ट्रंप का ही है। इलॉन मस्क तो बहुत खुश थे, लेकिन इस बार इलॉन मस्क एथिक्स के आधार पर ट्रंप से बहुत आगे चले गए हैं। इतना आगे चले गए हैं कि अमेरिका के 80% लोगों का, जो कि ट्विटर पर हैं, उनका मानना है कि इलॉन मस्क को एक नई पार्टी ही बना लेनी चाहिए। मतलब अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। ऐसा भूचाल जिसके चलते इलॉन मस्क को लेकर मेरे द्वारा कही गई कुछ बातें, जिसमें मैं इन्हें भविष्य का राष्ट्रपति क्लेम करता हूं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है ये मार्स पे जाकर राष्ट्रपति बने, लेकिन इलॉन मस्क का अगर राजनीति में मन हुआ तो वो ट्रंप जैसे राजनेता तो नहीं बनेंगे और वो बहुत कुछ अमेरिका के लिए अच्छा करेंगे। कुछ ऐसा प्रतीत होता अमेरिकियों को दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच आफ्टर ऑल ब्रेकअप किस बात पर हुआ, कहां जाकर इन दोनों के बीच बात बिगड़ गई, कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर मैं यह कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर वो राजनेता बड़ा जिसने फ्री सिलेंडर दिया या फ्री राशन बांटा, जिसने बिजली बिल फ्री किया या पानी का बिल फ्री किया या यात्राएं फ्री की या हेल्थ फ्री किया। लेकिन आज अमेरिका जो देख रहा है वो ये है कि ट्रंप ने भारतीय राजनेताओं की तरह फ्रीबीज बांटने का प्रयास ही किया था। इलॉन मस्क ने रेड फ्लैग कर दिया और कहा कि अच्छा तो फिर मैं चलता हूं, और ऐसा चला कि मैं इस व्यक्ति से 1% कन्विंस नहीं हूं। आज के सेशन में जानेंगे उस कहानी को जिसके चलते इलॉन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा, और ना केवल साथ छोड़ा, जिद्दी ट्रंप इलॉन मस्क के खिलाफ खुलकर उतर आए। इतना तक कह दिया कि सुविधाएं जो इलॉन मस्क को सरकारी सब्सिडी के रूप में दी जा रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। मस्क भी कहां चुप रहने वाले थे। ट्विटर पर कंट्रोल जो करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप मुझ पर बम गिराने की सोचते हैं, जरा विचार कीजिए कि आपकी अगर एप्स्टीन फाइल खुलकर आ गई तो दुनिया को क्या बताइएगा। क्या बताएंगे कि आपने एक सेक्स दलाल को मरवा दिया था। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति जो दलाली करता था, जो कि ब्रोकर था, ब्रोथल्स का ब्रोकर था, या कहिए कि लड़कियां सप्लाई करता था ट्रंप को, उसको आपने मरवा दिया था। कुछ इस तरह के आरोप एप्स्टीन फाइल्स के माध्यम से ट्रंप के तरफ घूमने शुरू हो गए हैं। क्या कहानी है इन दोनों के कलेश की? इस कहानी से बहुत से लेसन मिलते हैं। वाशिंगटन पोस्ट लिखती है कि मस्क ने कहा कि ट्रंप वुड हैव लॉस्ट 2024 इलेक्शन विदाउट हिज हेल्प, तो वही ट्रंप कहते हैं कि इनके तुरंत सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडियां खत्म कर दो। दो दोस्तों के बीच में हुआ ये जो झगड़ा है, जिसमें एक कह रहा है कि अगर मैं ना होता तो ट्रंप राष्ट्रपति ना बनते। राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर मैं हूं तो मैं तुम्हारी सब्सिडी और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म कर दूंगा और तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। शायद किसी ने सही कहा है कि जब विवाद देखना हो तो दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद देखिए, क्योंकि जब दुश्मनी करनी होती है तो दोस्त सबसे भीषण दुश्मन बनकर आते हैं। अब कौन किसके लिए कितना भीषण दुश्मन बनेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। और वाकई में ये लोग दोस्ती के नाम पर लांछन थे या केवल मौका परस्ती, क्योंकि शायद दुनिया ने दोस्ती की यह परिभाषा तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी जो इस समय ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच देखने को मिल रही है। साथियों, आपको याद होगा हाल ही में गोल्डन की देकर के मस्क को ट्रंप ने विदा किया था। आपको याद होगा, इस पर हमने सेशन भी किया है। हाल ही में इन्होंने ट्रंप का साथ छोड़ा था, यह कहते हुए कि माननीय ट्रंप, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी थी कि मैं आपके सरकारी विभागों का खर्च घटाऊं,
मैंने अपनी जिम्मेदारी डोजी डिपार्टमेंट में रहते हुए बढ़िया से की, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में रहते हुए बढ़िया से की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं चलता हूं क्योंकि मेरी और आपकी नीतियां सेट नहीं बैठ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि इन्हें यह फीलिंग आ चुकी थी कि अगर ये ट्रंप के साथ रहे तो अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, और एथिक्स के साथ होते इन कॉम्प्रोमाइज को शायद मस्क देख नहीं पाए। आप में से बहुत तरह के प्रश्न दिमाग में बन रहे होंगे, हम उन सभी प्रश्नों को आज लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए तो आप इन ट्वीट्स को और ट्रुथ पर आए मैसेजेस को देख सकते हैं। अब तो कई बार यह बिलीव होने लगता है कि यह ट्रंप ने जो ट्रुथ नाम से अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाया था, वो क्या केवल इसीलिए बनाया था कि उन्हें पता था कि एक दिन मस्क से झगड़ा होगा और वो उस झगड़े को झेल नहीं पाएंगे। इसी चलते वो मस्क को जवाब भी ट्रुथ के माध्यम से दे रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से नहीं दे रहे हैं। इस पर मस्क का जितना भी बयान हो, कुल मिलाकर लोगों के दिमाग में तो मसाला ही दे गया है, और मसाले में मस्क पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बार बार उनसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि सर वो आपकी एप्स्टाइन फाइल के बारे में क्या कहना है। चर्चा है साथियों एक ऐसे युद्ध की जो दो दोस्तों के बीच में है, लेकिन दो देशों के संघर्ष से कम नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह से हाल ही के समय में दुनिया को अपनी सनकीपन से, अपने पागलपन से हिलाकर पटक दिया, आज उनकी यही सनक उनके देश में पहुंच चुकी है और उनके काम में पहुंच चुकी है। ट्रंप का ये जो बर्ताव है, जो वर्तमान समय में मस्क के खिलाफ है, इससे यह पता चलता है कि अब तो जो राजनेता उनसे बचे रह गए, अब तो सम्मान बढ़ने लगता है दुनिया के कई राजनेताओं का, जो ट्रंप के पास जाकर आए और अपनी सही से इमेज बचाकर वापस ले आए। यह कहानी शुरू भी किसी ऐसे ही राजनेता से होती है। हाल ही में जर्मन चांसलर मिलने पहुंचे थे ट्रंप से, और जब वो टेबल पर बैठे, कुर्सी पर बैठकर बतिया रहे थे, अचानक किसी पत्रकार ने सवाल पूछा और ट्रंप आदत से मजबूर और वो पक से गा दिए। जो गाए उस पर भी डिटेल की चर्चा होंगी, चर्चाएं बहुत होंगी, लेकिन जिनके दिल टूटे हैं उनकी जरा मीमगिरी देख लेते हैं। आज मजा आया मुझे इन पर बने हुए लोगों के कमेंट्स और मनोरंजन के इन दृश्य, जिन्हें आप मीम्स कहते हैं, इनको देखते हुए। एक भाई साहब हैं, वो लिखते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो टेस्ला के ट्रक पर दोनों की फोटो बनवा रखी थी, मेरा क्या होगा। इसी बीच में कुछ और ट्वीट्स निकल कर आते हैं जिसमें से मीम समर्थक कहिए या मस्क समर्थक कहिए, वो खड़े हो जाते हैं ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप तुम पगला गए हो। कुछ लोग इस तरह से मीम बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप और मस्क जब झगड़ रहे हैं तो देखने के लिए और ताली बजाने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं, उनमें नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे हैं। एक तो मीम ऑफ द डे कहा जा सकता है, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किसी ने ट्वीट डालकर किया हुआ है, मीम बनाया, मजाक बनाया है, लिखा गया है कि हम दोनों, आप दोनों के बीच में समझौता कराते हैं। खैर, फिलहाल के लिए शी जिनपिंग, बाइडेन, पुतिन, कमला हैरिस सब तालियां बजा रहे हैं ट्रंप और मस्क के झगड़ने पर। कुछ इस तरह की तस्वीरें बनाई जा रही हैं कि इस बार ट्रंप की कुर्सी के बगल में मस्क बैठे हुए थे। विवेक रामास्वामी ट्रेंड कर रहे हैं कि यह बहुत समझदार आदमी था जो ट्रंप के जाल में नहीं फंसा, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली इसी को लपेटने वाले थे। लोग इस तस्वीर को डालकर जकरबर्ग की फोटो लगाकर पूछ रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है, तुम मस्क की जगह लोगे क्या। लोग इस तरह के सवाल इनसे पूछ रहे हैं। इन सब के बीच में आप और हम जैसे लोग जो ट्रंप की बहुत सारी बेवकूफियों को देखकर आ रहे हैं, वो एक ही बात से संतुष्ट हैं कि ई तो साला होना ही था, क्योंकि जो अब हो रहा है इसकी गुंजाइश बहुत पहले से ही क्रिएट होने लग गई थी। इस बीच में एक ट्वीट बहुत जबरदस्त चल रहा है और वो ये है कि ये दोनों लोग बैठ करके मस्क और ट्रंप की फाइट को देखकर एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया एक एक चाय और बोल दी जाए क्या। और इन सब के बीच में ट्वीट ऑफ द डे का खिताब दिया जाता है मोदी जी के नाम पर आए इस फर्जी ट्वीट को, जिस फर्जी ट्वीट में किसी ने लिखा है कि मोदी जी के नाम पर लिखा है कि वो अब कह रहे हैं कि कहिए तो ट्रंप और इलॉन मस्क जो है एक दूसरे के साथ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और हमने दोनों इंडिविजुअल्स को समझा दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है। कृपया करके इस मैटर पर ध्यान दीजिए और शांति कर लीजिए। खैर, इस बीच में एक ट्वीट और था, उठो अनारकली, ट्रंप ने मस्क को तलाक दे दिया है। इसी तरीके से इन दोनों की कहानी आज लोगों के बीच में मीम बाजार में बहुत तेज चल रही है। तो चलिए इस पूरे कलेश को समझते हैं। आपने तो सब कुछ सही छोड़ा था, कहां यह सारा मामला बिगड़ गया, विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं।
दोनों किरदारों को डिटेल में समझना पड़ेगा। कहानी में कलेश बहुत सारा है, इसलिए आराम से चलना पड़ेगा। एक एक बात पर विस्तार से बातें करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। सेशन की लंबाई में इन दोनों के अपने अपने पक्ष जानने जरूरी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और जरूरी पॉइंट है वो है एक बिल जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। असल में ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम से बिल, अब बिल की कहानी क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी और अमेरिका में भी दोनों जगह ऐसा होता है कि संसद से बिल पास होने के बाद कानून बनता है। बिल पास होने की प्रक्रिया भारत में है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा, पहले कहीं से भी इंट्रोड्यूस कराइए, लेकिन दोनों सदनों से पास कराइए, राष्ट्रपति की मोहर लगवाइए, तो जो बिल पास हुआ वो कानून बन जाता है। आप पुराना याद करिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ करता था, वो बाद में दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन लगा, तभी वो सीएए बना, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना। ऐसे ही अमेरिका के अंदर दो सदन हैं। एक सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे निचला सदन कहते हैं, और बड़े सदन का नाम है सीनेट। दोनों को संयुक्त रूप से, जैसे हमारे यहां संसद कहते हैं, संसद हमारे यहां 3 लोगों से मिलकर बनती है, ऐसे उनके यहां पर इन दोनों हाउसेस को मिलाकर कांग्रेस कहा जाता है। यहां पर बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर के लिए जाता है, राष्ट्रपति से पास होने के बाद यह कानून बन जाता है। अमेरिका में ट्रंप ने हाल ही में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, उस बिल का नाम ही रखा है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए, हालांकि इस पर मैंने डिटेल सेशन किया है, पता नहीं मुझे इस बात का इंट्यूशन बहुत पहले से आ गया था कि अमेरिका में इसकी वजह से कुछ फटेगा, इसलिए जब यह बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ना, कहीं कहीं चर्चा नहीं थी इसकी इतनी ज्यादा इंडियन मार्केट में, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था अपनी पाठशाला पर, अभी डला हुआ है, मैं दिखाऊंगा, आप उसको जाकर जरूर सुनिएगा, काफी लंबा चौड़ा बनाया मैंने उसको, और उसमें इंडियंस का नाम डाल के बनाया ताकि आप उसमें रुचि लें। फिलहाल के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल की चर्चा मैं कर रहा हूं। चर्चा में यह है कि इन दोनों, मतलब बिल का कंटेक्स्ट क्या है कि बिग है और ब्यूटीफुल है, यानी कि इसमें बहुत सी चीजें हैं, और यह ट्रंप की नजर में बहुत ही अच्छा काम है जो ट्रंप करने जा रहे हैं। इस बिल को नहीं चाहते मस्क कि यह पास हो, मस्क नहीं चाहते कि यह बिल अमेरिका में कभी कानून बने। असली बवाल यह चीज है, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी क्यूरोसिटी बनेगी कि आफ्टर ऑल ऐसा इस बिल में है क्या, तो थोड़ा सा आपके सामने मैं पिक्चर देता हूं ट्रंप के द्वारा किए गए एक ट्वीट की। हालांकि मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, और मैं अपनी टीम से यह भी निवेदन करूंगा कि वो आपको इस बिल को टैग भी करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, आप इसको देखिएगा, मतलब इस पर वीडियो को देखिएगा। बिग में, इस बिल के अंदर मैसिव टैक्स कट्स, no tax on tips, no tax on overtime, tax deduction when you purchase an American made vehicle, along with strong border security measures, pay raises to ICE and border patrolling agents। आसान भाषा में कहूं तो कुछ इस तरह का काम किया गया है। टैक्स 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 हटा दिया गया है, टैक्स कई चीजों से हटाया गया है, ऐसा नहीं है पूरी तरह अमेरिकन टैक्स फ्री हो गए हैं, बहुत से ऐसे मसलों पर से टैक्स हटा दिया गया है जहां अमेरिका में पहले टैक्स हुआ करता था। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी सिटीजन यही तो चाहेगा कि उसके ऊपर से टैक्स हटे, टैक्स हटाना ही तो किसी नागरिक की सबसे पहली चाहत होती है कि मेरे ऊपर टैक्स कम हो और सुविधाएं ज्यादा मिले। बिल्कुल सही है, सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़े और कमाई बढ़े तो जनता पर ज्यादा खर्च करे। ट्रंप क्या चाह रहे थे? ट्रंप चाह रहे थे कि मैं टैक्स कम करूं और टैक्स कम करने के बावजूद भी जनता पर ज्यादा पैसे खर्च करूं। देखिए, ये दो पक्ष हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। एक पक्ष होता है हमेशा सरकार और एक होती है जनता। जनता क्या चाहती है? जनता का पक्ष होता है कि मेरे टैक्स कम कटे, मेरा टैक्स कम कटे, और सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़े। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार टैक्स को इकट्ठा करके जनता पर खर्च करती है। आज जो हम रोडवेज, हाईवेज, ये सब रेलवेज बने देखते हैं, ये सब इसी कारण संभव होता है क्योंकि टैक्स आप पे करते हैं, सरकार सुविधाएं विकसित करती है। ट्रंप क्या चाह रहे थे? ट्रंप चाह रहे थे टैक्स भी घटे और जनता की सुविधाएं बढ़े। सुविधाएं यानी कि जो फैसिलिटीज हैं वो यहां पर बढ़ाई जाएं, फैसिलिटीज बढ़े और टैक्स घटे। अगर ऐसा होता है कि फैसिलिटीज को आप बढ़ाते हैं तो अनडाउटेबली खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा मतलब टैक्स कम हो रहा है और खजाना खाली हो रहा है। भाई टैक्स कलेक्शन कम होगा और सरकार सुविधाएं बढ़ाने जा रही है, तो कहां से जाएगा पैसा? पैसा जाएगा जो खजाने में भरा हुआ है। खजाना मतलब सरकार का सरकारी खजाना, जिसमें सरकार बचाकर पैसा रखती है।
अगर आप उसको खर्च करते हो तो क्या अमेरिका का खजाना बहुत बड़ा है? जी नहीं। अमेरिका ऑलरेडी कर्ज में चलता है, डेट में चलता है, दुनिया को बहुत सारे बॉन्ड्स जारी करके चलता है। ऐसे में अगर आप अपना खजाना खाली करके खर्च करते हैं तो अमेरिका पर कर्ज बढ़ जाएगा। अमेरिका पर कर्ज बढ़ना अमेरिका की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज ट्रंप चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हुए, उसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि चाइना ने अमेरिका के बहुत सारे बॉन्ड खरीदे हुए हैं। ट्रंप को चीन के सामने झुकना ही इसलिए पड़ा क्योंकि चीन ने ट्रंप से या अमेरिका से बहुत सारा ऐसा पैसा लिया हुआ है जिसकी जरूरत है अमेरिका को कि भैया ये हमारी इकोनॉमी को हिला देगा। कभी आएंगे उस बात पर। हमने इस विषय पर आप लोगों को वन बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर अपनी पाठशाला, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर डिटेल में चर्चा की थी, आप जाकर इसे देख सकते हैं। इस टैक्स बिल के अंदर मस्क किस बात से नाराज थे? मस्क नाराज थे कि भाई मैं जब आया आपके डिपार्टमेंट में, मुझे काम दिया गया कि मैं आपके यहां पर डोजी डिपार्टमेंट चलाऊं। डोजी का मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें करना क्या था कि मुझे खर्चे कम करने थे, अमेरिकी सरकार के खर्च कम करने हैं। अब खर्च कम करने हैं और मस्क को आपने खर्च कम करने के लिए रखा। एक आदमी खर्च कम करता है, अचानक आपका दिमाग फिरता है और आप कहते हो कि टैक्स भी कम होगा और अब हम खर्च भी ज्यादा करेंगे। तो बोले मुझे क्या बेवकूफ बनाया था क्या? इस बात से मस्क नाराज हुए। तो मस्क ने कहा कि मैं टैक्स कटौती के खिलाफ हूं। दूसरा, टैक्स कटौती का प्रस्ताव जो आप लेकर आए हैं उससे सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई करने वाले लोग अगले साल 15% कम टैक्स देने लगेंगे। अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए आप बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फिजूल खर्ची है। धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने मतलब बिग ब्यूटीफुल बिल में अमेरिकी सरकार की कर्ज सीमा भी ट्रंप ने बढ़ा दी कि अमेरिकी सरकार जो कर्ज ले सकती है वो ज्यादा कर्ज ले सके। ट्रंप ने इस बिल में ये प्रोविजन डाल दिए। एलॉन मस्क इस बात के खिलाफ थे। असल में जैसे ही एलॉन मस्क विदा हुए ट्रंप के ऑफिस से, वो घर गए और घर जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से कमेंट लिखा। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़े और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। मस्क ने भी कुछ वैसा ही किया। उन्होंने घर जाते ही ट्वीट किया, आई एम सॉरी बट जस्ट कांट स्टैंड इट एनीमोर। मैं अब इसके साथ और ज्यादा नहीं रह सकता। दिस इज मैसिव आउटरेजियस पोर्क फिल्ड कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल इज डिस्कसिंग अब नॉमिनेशन। अब इन्होंने जो अपनी बातें लिखी और उसमें लिखा, शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट, यू नो यू डिड इट रॉन्ग, यू नो इट। भाई साहब ये जाकर फट गए। इनके फटते ही मामला फैलना शुरू हो गया। आज 6 तारीख के दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं, इन भाई साहब ने 3 तारीख के दिन बिल फोड़ा था। अच्छा, ऐसे में अब मस्क का यह कहना कि साहब मैं ट्रंप की इस बात से खफा हूं, यह हमने आपके सामने एक और सेशन में कहा था जब ये निकलकर गए थे। असल में 29 मई के दिन इन्होंने साथ छोड़ा था, तब मैंने डिटेल में आपको यह जानकारी दी थी। ये तस्वीर देख सकते हैं मेरे सेशन की, जिसमें मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि मस्क इस बात से खुश नहीं है। मैंने आपको यह सेशन की हेडिंग भी चेंज नहीं की है, मस्क ने छोड़ा साथ करके हमने एक सेशन किया था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही है, और उसमें मैंने यह तस्वीर लिखा के कहा था कि मस्क इस बात से खुश नहीं है। हमने सेशन 29 को किया और मस्क फटे कब? 3 तारीख को जाकर फटे। हमने 4-5 दिन पहले बता दिया था कि मस्क फटेंगे जरूर। मस्क फटे और आप सेशन आपके सामने प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। हमने बताया था वो आदमी छोड़ा क्यों, हमने पूरी फहरिस्त दिखाई थी कि क्यों छोड़ा। अच्छा, ऐसे में मस्क भाई साहब अपनी तरफ से सारी बातें बताते हुए कि देखिए हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। अब इसमें फिर धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू हुए। दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से बातें रखना शुरू किया। एक बैकग्राउंड में खबर और चलने लगी और वो ये थी कि ट्रंप ने एक ऐसे व्यक्ति को नासा का चीफ नहीं बनाया जिसे इलॉन मस्क चाहते थे। इसका नाम था जैरेड इसाकमैन। जैरेड इसाकमैन नाम का एक व्यक्ति था जिसे मस्क चाहते थे कि वो नासा का चीफ बने। ट्रंप ने उनको नहीं बनाया, और नहीं बनाया इस बात से मस्क नाराज थे। खैर, नाराजगी जो भी हो, अब जनता के सामने वो आ गई हैं। जब से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी हुई तब से लेकर अब तक का सारा कलेश मैंने आप लोगों को यहां तक के लिए बता दिया है। ठीक है साहब। इसके बाद मस्क शुरू होते हैं यह कहने के लिए जनता को कि इस बिल को पास मत होने दो। इंटरेस्टिंग है,
आम जनता के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आम जनता टैक्स नहीं देना चाहती, यह मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो क्या मस्क के इस कहने पर जनता ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी? तो देखिए, काम बड़ा ही पॉपुलिस्टिक है। यह ऐसा है कि कल को सरकार, भारत सरकार अनाउंस कर दे कि भारतवासियों से इतना टैक्स कम वसूला जाएगा, और अचानक इस बात पर कोई आदमी बाहर आए और वो कहे कि मैं अब सरकार के खिलाफ हूं। जनता वालों, सरकार के खिलाफ हो जाओ, क्योंकि सरकार टैक्स कटौती कम करके देश को घाटे में ले जा रही है। लेकिन जनता खुद के फायदे पर फोकस करेगी और फोकस करके इस पॉपुलिस्टिक अप्रोच को आगे बढ़ाएगी। हमारे देश में तो ना जाने कितनी ही सरकारें लास्ट में किसानों को, महिलाओं को सम्मान निधि और ये दिलवा करके रिपीट होकर आई हैं। कई राज्य इसके प्रमाण हैं। जिस तरह से आपने इलेक्शंस में देखा ही है, महिलाओं के लिए एक योजना अनाउंस करी, जिस भी राज्य ने, वो सारे राज्य रिपीट होकर के आ गए। तो ये फ्रीबीज बांटते हुए ट्रंप तो हीरो हैं, लेकिन मस्क इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ा मोर्चा ले लिए हैं। मस्क ने बकायदा इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने डोजी के माध्यम से पैसा बचाया और इन भाई साहब ने अपनी पूरी ट्रेन चला दी बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से और मेरी पूरी गाड़ी को साइड में कर दिया। तो एग्जैक्टली ये बात इलॉन मस्क ने किसी की रीट्वीट करते हुए अपनी बात की सहमति दर्शाई। इसी के लिए मस्क ने कहा कि इस बिल को पास मत होने दो। दिमाग में आपके एक प्रश्न आना चाहिए, यह बिल पास कहां से होने वाला था? मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स से, वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब भारत के लोकसभा की तरह है, वहां से तो पास हो चुका है। अभी इस बिल को सीनेट में जाना है। जुलाई में यह सीनेट में होगा। सीनेट अमेरिका का उच्च सदन होता है जहां पर 100 सांसद हैं। अमेरिका में इस समय पर जो ट्रंप की पार्टी है उसका बहुमत है वहां पे। तो ट्रंप वहां पर 4 सांसद बहुमत में है। 54 सांसद इस समय ट्रंप की पार्टी के हैं और बाइडेन की पार्टी के वहां पर 46 सांसद हैं। अगर वो जो 4 सांसद हैं सीनेट में, अगर वो मस्क के साथ हो गए तो यह बिल पास नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि मस्क उन सीनेटर्स को प्रभावित करने का काम करे इन सभी चीजों से। वो लोगों को बार बार एहसास दिला रहे हैं कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। इस विषय पर ये दोनों लोग जो आपस में भिड़े, वो भिड़ने की खबर न्यूज बन गई। अब भिड़ने की खबर कहां से निकल के आई? ये कल की ही बात है, गुरुवार की बात है। गुरुवार को क्या हुआ कि जर्मनी के चांसलर जो थे ना, वो इनसे मिलने आए और ये अपने जो बड़ बोले भाई साहब हैं, ये मीडिया देखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये भाई साहब पत्रकार रहे हैं, एंकर रहे हैं, होस्ट रहे हैं। ब्रेकिंग खबर करने की और बोलने की इनको बहुत तेज मचती है अंदर से। तो ऐसा ही इनके साथ कल कुछ हुआ। ये जब बतिया रहे थे टेबल पर बैठ करके, इनसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सर वो मस्क के बारे में क्या ख्याल है। अब इनसे रुका नहीं गया। रात की बात थी। इस बीच पर ये बात तुरंत बाहर निकल आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे हमेशा से इलॉन पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि वे बिल की बजाय मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल तो शानदार है। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती होगी। अरे बिल्कुल होगी, खजाना लुटा दोगे तो कटौती ही होगी। इलॉन और मेरे बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। मुझे नहीं पता आगे भी हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे या नहीं। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा इस बात पर, ये भाई साहब यहां नहीं रुके और ये थोड़ा और आगे निकल गए। इन्होंने अपने इस बिल में ऐसी बात उजागर की कि मस्क को असल में चुभ ये बातें रही हैं। कौन सी बातें? बोले असल में इस बिल की पूरी जानकारी इलॉन मस्क को तो डे 1 से थी। मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस रूम में जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा इस बिल के बारे में मस्क जानते थे। उन्हें इससे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो तब हुई जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैंडेट में कटौती करने की बात की, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए। असल में क्या है, अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए जैसे भारत में सब्सिडी दी जाती है, ऐसे अमेरिका में भी सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला, जो कि ट्रंप, उसकी मस्क की कंपनी है, उसका बड़ा काम है, मतलब बड़ी कंपनी है वो। ऐसे में जब सरकार सब्सिडी देती है तो टेस्ला की बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। टेस्ला के समर्थन में ट्रंप खुद तक उतर के आए हैं, कई बार प्रचार तक किया है। ऐसे में अगर मैं सब्सिडी घटाता हूं तो सब्सिडी घटाने की बातें मैंने बिग ब्यूटीफुल बिल में की थी। इससे टेस्ला के मालिक मस्क नाराज हो गए। उनको यह बात बुरी लगी कि मैं ईवी के ऊपर कटौती करके उनके धंधे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए उनकी राय बदल गई। इलॉन से मैं बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। अब ये वही वाली बात है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच
मैंने सीज फायर करवाया है। ये वैसी ही बात है, मैंने मस्क की बहुत मदद की है। मस्क इस बात से बिखर गए कि यार तू कहीं भी मुंह निकालकर बस चौंच निकालकर थूक देता है। थोड़ा विचार कर कि इस पद पर बैठने में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे भाई। इस पद पर यानी कि राष्ट्रपति बनाने में उस भाई ने $250 मिलियन खर्च किए। इनके साथ में कोई नहीं खड़ा था बिलियनियर, वो व्यक्ति अकेला खड़ा होता है, अपना पूरा ट्विटर झोंक देता है, पैसा लगाता है और इनको राष्ट्रपति बनवाता है। और ये बात बोल रहे हैं कि मैंने उनकी बहुत मदद की। अच्छा, टेस्ला क्या ट्रंप तुम्हारे काम काल से ही चल रही है? टेस्ला पहले से चली आ रही थी, पर कोई बात नहीं भाई साहब। ये भाई साहब जो हैं अपनी बातें बोलते हुए निकल गए। मस्क ने ट्रंप के दावे को तुरंत झूठा करार दे दिया। थोड़ी ही देर बाद में मस्क अपना ट्वीट कर देते हैं। जैसे ही ये बोलते हैं, मस्क का ट्वीट आ जाता है, दिस बिल वॉज नेवर शोन टू मी इवन वंस एंड वॉज पास्ड इन डेड ऑफ नाइट सो फास्ट दैट ऑलमोस्ट नो वन इन कांग्रेस कुड इवन रीड इट। इन्होंने कहा कि एक तो इस बिल को इतना जल्द, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो झूठ बोल रहा है आदमी, ठीक है। दूसरी बात मस्क ने कहा, दूसरी बात ये कि ये व्यक्ति जो बात बोला, इनकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस बोले तो यहां की जो संसद है, उसके जो लोग हैं वो तक उस बिल को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए हैं। ये व्यक्ति इतना तेजी से उस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करा दिए। चलिए साहब, इस कलेश में दोनों की लड़ाई झगड़े अब शुरू हो चुके हैं, कोई बात नहीं। विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। अब भाई साहब एहसान फरामोशी पर बात उतर आई है। विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो 250 बिलियन खर्च करके चला है। कह रहे हैं कि ये कोई बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं है, ये बिग अगली बिल है। मतलब ब्यूटीफुल का बिल्कुल सिनोनिम और एंटोनिम कर दिया इन्होंने कि ये तो अगली बिल है और इस अगली बिल को नहीं होना चाहिए। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद को वैसे की वैसे रहने दिया। ये गलत है। अच्छा, अब यह बात तार्किक रूप से अगर आप सोचें तो यही सच्चाई भी है। पूरी दुनिया ट्रंप के इस फैसले पर हैरान थी। कौन सा फैसला? आपको याद होगा, पेरिस क्लाइमेट डील में दुनिया ने यह डिसाइड किया था कि कार्बन एमिशन को कम करना है। आप और हम मिलकर के भी तमाम प्रयास सोलर एनर्जी के कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कर रहे हैं, ताकि कार्बन प्रदूषण कम हो और दुनिया के अंदर टेम्परेचर राइज होने से रुके। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया? पहले तो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हुए, पुराने कार्यकाल में बाहर हो गए थे। इस बार इन्होंने उस और उल्टा काम किया। उन्होंने कहा दुनिया मरे तो मरे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो जाकर ग्रीनलैंड ले लूंगा, कब्जा कर लूंगा, ये कर लूंगा और वो कर लूंगा, और दुनिया वालों कार्बन उत्सर्जन भर भर के करो। मतलब अपने देश के नागरिकों से कहा कि क्यों जबरदस्ती ईवी के चक्कर में पड़े हो, खूब ज्यादा तेल कंज्यूम करो। और मैंने इस पर आपको चर्चा के दौरान कहा भी था, मैंने कहा ये जो कर रहे हैं कदम, ये बड़ा ही एक्सट्रीम पागलपन है जो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप केवल खुद का सोच रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है दुनिया पर इसका क्या असर होगा। वो खूब सारा तेल यूज करने पर ईवी के ऊपर से हाथ हटाया और कहा कि खूब तेल खर्च करो। ये भाई साहब उतर के कहने लगे कि ये बेवकूफी है, दुनिया को एनर्जी बचानी है, एनर्जी से निकलना है, प्रदूषण से बचना है, क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं साहब, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते रहे। Keep the EV solar incentive cut in the bill, even though no oil and subsidies are touched, but ditch the mountain of disgusting pork in the bill. खूब साला इनके बीच में जबरदस्त तरीके से मामला फैला। मस्क एक तरीके से खुलकर सामने आ गए कि आप जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ना तो देश के हित में है और ना ही ना तो पर्यावरण के हित में है और ना ही देश के हित में है। दोनों का आमना सामना होना शुरू हुआ। ट्रंप इस बात पर धीरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत हो गया, एक काम करिए, पैसा ही बचाने पर अगर मस्क इतने परेशान हो रहे हैं कि हम पैसा बचाएं तुम्हारा, तो एक काम करते हैं बेटे, हम तुम्हारी सब्सिडी रोक देते हैं। जो तुम्हें बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर हम देते हैं एलॉन मस्क को, उन्हें रोक देते हैं, जो कि बाइडेन ने पता नहीं क्यों ही दे दी थी। मैं हमेशा सरप्राइज रहता हूं कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई साहब इस बात पर तो जो ट्रंप के खिलाफ झूंझड़ फूटी है ना, मतलब मन में तो ऐसा आया कि इस भाई साहब को अगर दो चार बातें अपन भी बोलने के ऊपर हकदार होते तो बोल लेते। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे और मुझे पर्सनली भी कई लोग ट्विटर पर भी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि सर आप ट्रंप को इतना ग्रिल मत किया करिए, आपको अमेरिका का वीजा नहीं देगा, अमेरिका का वीजा नहीं देगा। जिस दिन इसने ये नियम बनाया था ना, उस दिन ही मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि ये भाई साहब मेरे वीजा नियमों में मेरा तो वीजा कट गया क्योंकि इसको हमने खूब रोस्ट किया है। कोई बात नहीं भाई, 4 साल अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका नहीं आगे निकल जाएगा, वहीं रहेगा जहां था। लेकिन इस आदमी के बारे में चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। पागलपन देखिए आप। इस व्यक्ति का कहना है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों किया। बाइडेन समझदार था,
बाइडेन अमेरिका को आगे ले जाना चाहता था। अब तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इंडिया में तुम्हारे प्रति जो सिंपैथी बनी थी सरकार सरकार प्रेम की, तुम किसी के सगे नहीं हो। बेचारे मोदी जी भी बैठकर सोचते ही होंगे कि यार किस आदमी के लिए हाउडी मोदी कर दिया था, क्या कर दिया था, मतलब ये तो सेंस ही खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि जिसको मित्र बोले थे, अब देश की जनता भी ये समझने लगी होगी कि मोदी जी के साथ जो हुआ वो कुछ अनोखा नहीं था, ये मस्क का नहीं रहा। मोदी जी तो बहुत बाद में आते हैं, मस्क जो सरकार में लेकर आया ये उसका नहीं हुआ, तो किसी और का तो क्या ही हो सकता है। खैर, राजनीति है साहब। फिलहाल के लिए अब सवाल बनता है सरकार इसे कौन सी सब्सिडी देती है। तो देखिए, अमेरिका में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि नासा जो है ना, उसने अपनी पॉलिसीज ऐसे बना ली हैं कि वो अर्थ की कक्षा में यानी ऑर्बिटल लेवल पर जितने भी लॉन्चेस हैं उन पर कोई इंटरफेरेंस नहीं देगी। नासा ने नियम बना रखा है कि अब हम इंटरप्लेनेटरी मिशन पे काम करेंगे, यानी कि अगर मार्स पे जाना हो, जुपिटर पर जाना हो, सैटर्न पर जाना हो, सन की तरफ की बात करनी हो, उस पर नासा काम करेगी। और अर्थ के आसपास यानी कि अर्थ के रिलेटेड जितने भी ऑर्बिटल लेवल की बातें हैं, बोले वो हम लोग कर लेंगे। ये किसका सोचना है? नासा का सोचना है कि प्राइवेट कंपनियों को करने दिया जाए। और उसने इस काम के लिए अमेजॉन की जो मालिक हैं जेफ बेजोस हों, या वर्जिन के जो मालिक हों, या फिर ये जो टेस्ला वाले हैं, इन सबको मौका दिया कि यार अर्थ के आसपास का काम आप लोग करो, प्राइवेट क्षेत्र के लोग करें, हम आगे का काम करेंगे। नासा का बिग प्रोजेक्ट है। ऐसे में इन प्राइवेट कंपनियों को जिसका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, उनको सरकार ने कुछ बजट्स में राहत दी थी कि आपको हम अपनी तरफ से ऐसे वो जगह देंगे जहां से आप टेक ऑफ इजीली कर सकते हैं, अपनी जो रॉकेट्स हैं उनको अच्छे से ले जा सकते हैं, रॉकेट्स की खरीद में हम आपको इतनी सहूलियत देंगे, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का हम यूज भी करेंगे, सो दैट आपका पैसा भी निकल कर आए। सरकार ही निकल कर आएगी तभी संभव होगा, अदरवाइज इंडस्ट्रीज चल नहीं पाएंगी। आजकल इसी तरह हमारा इसरो भी कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर ला रहा है कि आओ भाई हम थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग छोटे मोटे काम आप लोग करो। तो ऐसे में अमेरिका ने इन जैसे लोगों को डेवलप किया था। यही कारण है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक जैसी कंपनी बना लिए, और वो ऐसी कंपनी बनी, इस मतलब स्टारलिंक जैसा प्रोडक्ट बना लिए स्पेस एक्स के अंडर कवर। और स्पेस एक्स इनका एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, और ऐसा प्रोजेक्ट बन गया कि वो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां तक सामान पहुंचाने में इन्हीं का रॉकेट यूज आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले रूस का सोयूज नाम का रॉकेट यूज हुआ करता था, अब वहां पर इसका मस्क का ड्रैगन नाम का जो एयरक्राफ्ट है, या कहिए तो रॉकेट कहिए, उसके माध्यम से सामान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक तरह का 3 बेडरूम कमरा है ऊपर तैरता हुआ, वहां पर भिजवाया जाता है ड्रैगन से। जैसे ही ये बात बोली इलॉन मस्क भाई साहब भड़क गए। इनने कहा सुनो, अगर ऐसा ही है ना, तुम हमारी सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हो, तो लो बेटा, मैं अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तुरंत इमीडिएट प्रभाव से रोक लेता हूं, चला लो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों? क्योंकि नासा ने अपना डेवलपमेंट किया ही नहीं। मजबूरी है नासा की कि उसे ड्रैगन के माध्यम से ही माल भेजना पड़ेगा। पुतिन से ले क्यों नहीं सकते? क्योंकि पुतिन को इन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, सोयूज का इस्तेमाल करते नहीं है। अब इनके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लाने का कोई जुगाड़ नहीं बचा। करें तो करें क्या? मस्क ने तत्काल प्रभाव से कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो लो, मैं मेरा ड्रैगन हटा रहा हूं। ये आज की बात है, आज का कलेश है जो चल रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच में मस्क ने कहा कि तुम बिलियन डॉलर लेने की बात करते हो, तो आओ थोड़ा जनता को स्वाद चखाते हैं। किस बात का? आइए, तो समय आ चुका है एक बड़े बॉम्ब को फोड़ने का। बॉम्ब से याद आया, मैंने कहा था पुतिन फोड़ेगा यूक्रेन पे बॉम्ब, फोड़ दिया, सुबह सुबह ही फोड़ दिया। पर मेरे सामने बड़ी दो दुविधाएं थी। मैं इस बॉम्ब की चर्चा करूं कि पुतिन और यूक्रेन वाले बॉम्ब की चर्चा करूं? पुतिन और यूक्रेन का बॉम्ब भी डिस्कस करूंगा, है मेरे आज के कार्यक्रम में उसका चर्चा भी है। लेकिन फिलहाल ये बॉम्ब बड़ा था, इसमें काफी सारी कहानियां थी, तो इसको डील करना पहले जरूरी था, इसलिए हम इस पर हैं। भाई साहब ये आते हैं और कहते हैं अब समय आ गया है एक बड़े बॉम्ब फोड़ने का। तो ट्रंप महोदय बताइए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, क्यों नहीं अभी तक उनको पब्लिक किया गया है? आपके लिए दिन अच्छा हो डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में क्या ख्याल है, और साथ में लिखा मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर द ट्रुथ विल कम आउट। और याद रखिएगा, सत्य सामने आएगा। जैसे ही यह बात आई, चर्चाओं में एप्स्टीन फाइल्स चर्चाओं का सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ गया।
फाइल से मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे भारत के अंदर एक फाइल काफी चर्चित रहती है, ताशकंद फाइल्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई फाइल जो कभी पब्लिक नहीं हुई। ऐसे बहुत से किस्से हैं, सरकार जांच करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है, उन फाइल्स को रख लेती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे सरकार की इमेज पर असर पड़े, विदेशी संबंध खराब हो जाए, या देशवासियों का देश के प्रति विश्वास कम हो जाए। कुछ सुरक्षा कारणों से उन फाइल्स की जांच कराकर फाइल्स को साथ रख लिया जाता है, यह सोचते हुए कि राष्ट्र हित में नहीं है इन फाइल्स का बाहर निकलना। ठीक है, जांच तो पूरी होकर रहती है, घटना कोई सी भी हो, जांच सब पर बैठती है। अच्छा, ऐसे में ही एपस्टाइन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जांच करने की मांग ये नहीं कर रहे हैं, जांच हो चुकी है, कह रहे हैं कि वो फाइल में जो लिखा है ना वो बाहर ले आओ। अब आप पूछेंगे ऐसा उस फाइल में क्या लिखा है? भाई साहब, चर्चाओं में लोग ट्वीट पर तुरंत उतर आए कि मजा आ गया भाई, पूछो पूछो क्या है, क्या कहानी है। तो भाई साहब, बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है एप्स्टाइन। यह व्यक्ति 2019 में मर चुका है। 2019 में एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति 66 साल की उम्र में मरा, यह असल में ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान मरा था। अब बड़ा सवाल है कि एक आदमी मर गया, इसमें क्या ही बड़ी बात है, मर गया होगा भाई। मरा इस व्यक्ति की कहानियां जो है ना, वो इसके मरने पर सवाल खड़ा कर देती हैं। ऐसी कौन सी कहानियां हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है और एप्स्टाइन मर गया, ऐसे कैसे? मित्र क्या राष्ट्रपति के मरते नहीं है क्या? मरते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मरे तो चिंता खड़ी कर देते हैं। क्या ये जो आप याराना देख रहे हैं, ये है ट्रंप, ये है एप्स्टाइन, दोनों बहुत करीबी मित्र रहे हैं। तो बोले मित्र हैं तो मरने पे मित्र के दुख होना चाहिए। अरे नहीं साहब, अलग तरह की मित्रता थी। क्या थी? इसको जानने से पहले थोड़ा सा जेफरी एप्स्टाइन के बारे में जान लीजिए। असल मायने में जेफ एप्स्टाइन नाम का जो ये व्यक्ति है, ये शुरुआत में एक स्कूल का टीचर हुआ करता था। 1976 में इस महाशय को स्कूल से निकाल दिया गया। इसने स्कूल से निकलने के बाद फाइनेंस में और बैंकिंग में कुछ काम किया, कई पदों पर नौकरी की। बाद में पता चला कि मतलब पुलिस ने इसके खिलाफ जांच शुरू की है। जांच किस बात पर शुरू हुई थी? जांच शुरू हुई थी एक माता पिता की शिकायत पर। उनका कहना था कि एप्स्टाइन ने उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ यौन शोषण किया है। जांच हुई तो पता चला कि एप्स्टाइन ने 36 लड़कियों के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न किया था, जिसमें कुछ 14 साल की थी। 2 के मामले में इसको दोषी ठहराने की दलीलें हुई। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया। हालांकि एप्स्टाइन 18 महीने ही जेल में बिता पाया और उसके बाद में यहां पर से इसको बाहर निकाल दिया गया। वर्ष 2019 में उसको फिर से गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में मुकदमे के दौरान एक सीरियल यौन अपराधी ने अगस्त में अमेरिकी जेल में आत्महत्या कर ली। मतलब क्या हुआ साहब? इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 2019 के अंदर यौन तस्करी के आरोप में। मतलब ये सप्लायर था, लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों तक। एक व्यक्ति जिसने 36 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया, वो यौन शोषण करने वाला व्यक्ति ट्रंप का बहुत करीबी था। अब ये कितना बड़ा आदमी था इसको समझिए। ये एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कैसे? इसके संबंध अमेरिका और अमेरिका के बाहर बहुत सारे बड़े लोगों से थे और ये उनके लिए लड़कियां, ड्रग्स, फ्लाइट्स, ये सब सप्लाई और अरेंज किया करता था। इस मामले की परतें जब खुलने लगी तो उस खुलने में सबसे बड़ा योगदान दिया वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक महिला ने। उसने एप्स्टाइन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग में लालच, मतलब नाबालिगों को लालच देने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। और इस एप्स्टाइन के बारे में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में रहने वाली इस वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया था कि इस महिला ने, मतलब इस महिला के आरोप के चलते यह मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि ब्रिटिश जो राजघराना है उन्होंने अपने प्रिंस को बेदखल कर दिया था। एक हेडलाइन आप देखें, एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति है, उसने 12 मिलियन में सेक्स क्लेम जो एक लड़की के द्वारा किया गया था उसे ड्रॉप करवाया था। अब यह कहानी क्या है इसको थोड़ा और पीछे से चलकर देखते हैं। वर्जीनिया गिफ्रे करके जो महिला है उसने आरोप लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने और जेफरी एप्स्टाइन ने उनका यौन शोषण किया है और यह महिला 2025 के अंदर सुर्खी बनती है कि यह मृत पाई जाती है, यह सुसाइड कर लेती है। कौन? वर्जीनिया गिफ्रे। कहानी क्या है? 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के अंदर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था एप्स्टाइन को, और एप्स्टाइन ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। असल मायने में
ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय एक ऐसे व्यक्ति का मर जाना जो ट्रंप का निजी सहयोगी और करीबी रहा है, इससे कई सवाल खड़े हुए कि कहीं ट्रंप ने ही तो उसे नहीं मरवा दिया। अच्छा, अब यह चर्चा कैसे आई? हुआ क्या था कि जो वर्जीनिया ग्रिफे है उसका भी हाल ही में निधन हुआ। तब यह न्यूज वापस से तैरने लगी। तैरते हुए क्या निकलकर आई कि इस व्यक्ति ने ही 1999 से 2002 के बीच इस वर्जीनिया ग्रिफे नाम की लड़की को कई लोगों के पास भेजा था यौन संबंध बनाने के लिए। जिनके पास ये गई थी उनमें से प्रिंस एंड्रयू भी एक था। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर एक प्रिंस है। इस पूरे प्रिंस चार्ट को तो हम बाद में निकालेंगे। वर्जीनिया ने प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया था। वर्जीनिया ने साल 2021 में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। ग्रिफे ने आरोप लगाया था कि जब वो 17 साल की थी तब जेफरी एपस्टीन ने उसे एंड्रयू के पास भेजा था और प्रिंस ने उसका यौन शोषण किया था। वर्जीनिया ने कहा कि प्रिंस एंड्रयू के साथ 3 बार उसने यौन संबंध बनाए। एक बार लंदन यात्रा के दौरान, दूसरी बार एपस्टीन ने न्यूयॉर्क वाले बंगले पर भेजा, तीसरी बार अमेरिका में वर्जिन आइलैंड में उसको भेजा। इसके साथ साथ अब पहली और दूसरी बार एंड्रयू से जब वो मिली थी उस समय उसकी महज उम्र 17 साल ही थी। कुल मिलाकर के वर्जीनिया के आरोप लगने के बाद शाही परिवार ने तो एंड्रयू को निकाल दिया, लेकिन एपस्टीन बढ़िया जिंदगी जीता रहा। एपस्टीन फाइल्स में नाम क्यों आता रहा और इसके बारे में क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अमेरिकी जस्टिस विभाग, क्योंकि 2019 में एपस्टीन ने फांसी लगा ली, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध होने की बात पुष्ट होती है। पता चलता है कि एपस्टीन नाम का जो ये व्यक्ति था, ये ट्रंप के साथ, पॉप आइकन माइकल जैक्सन के साथ, अमेरिकी अभिनेता एलेक बॉल्डविन के साथ, फिल्म निर्माता हार्वे वेनस्टीन के साथ, इन कई हस्तियों के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व रहा करता था। ऐसे तमाम नाम शामिल हैं जिनके साथ एपस्टीन की मित्रता थी। उस जांच में यह भी पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, केविन स्पेसी, नाओमी कैंपबेल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एपस्टीन की फ्लाइट से सफर किया करते थे। एपस्टीन का फ्लाइट का नाम था लॉलिता एक्सप्रेस और इस लॉलिता एक्सप्रेस के अंदर जिन जिन ने सफर किया उसमें नाम ट्रंप का भी शामिल होता। ट्रंप 7 बार इस फ्लाइट के अंदर सफर किए। ट्रंप ने इस एपस्टीन की सूची में इसके परिवार के सदस्यों के भी नाम है। इवांका ट्रंप का भी इसके अंदर नाम आता है। मतलब एपस्टीन ट्रंप के इतने सहयोगी थे कि इसकी जो तस्वीरें हैं ट्रंप के साथ में ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज भी उपलब्ध हैं और ट्रंप की जो रंगीनियां हैं वो आज भी वीडियोस में उपलब्ध हैं। ये एपस्टीन है और ये ट्रंप हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में महिलाओं के साथ रंगीन जो हरकतें करते ट्रंप आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़िया से मीडिया में आज भी उपलब्ध तथ्य है जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कंक्लूड क्या किया जाए, एपस्टीन ट्रंप के साथ, और हालांकि ट्रंप पहले से भी अपने इस मामले के चक्कर में दुनिया के सामने रहे हैं, एक और पॉर्न स्टार ने इनके ऊपर आरोप लगाए ही थे। तो ऐसे में पॉर्न स्टार को चुप कराने का केस, हश मनी का केस, पुराना मामला इनके बारे में बना रहा ही। अब बड़ा बात यह है कि एपस्टीन को कहीं ट्रंप ने मरवा तो नहीं दिया। ऐसे में एपस्टीन के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो अक्सर वो इस नाम से बचते हुए पाए गए। कुछ ट्रंप के वो हैं इंटरव्यूज हैं जिसमें लोगों ने ट्रंप से जब ये सवाल पूछा तो वो इस बात को लेकर थोड़ा गोल मोल घुमा गए। इसी वजह से लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल अब करने लगे हैं कि मस्क इस बात को संभवतया जानते हैं कि पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो एपस्टीन को मरवाया गया था, इसलिए एपस्टीन फाइल सुर्खियों में चल रही है। लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि मिस्टीरियसली अब मस्क मरे हुए पाए जाते हैं तो इसका सीधा संबंध जेफरी एपस्टीन से माना जाना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क की जान को ट्रंप की वजह से अब खतरा हो सकता है। अब इन सब के चलते मामला चूंकि बहुत ज्यादा निजी हो चुका है और इस निजी मामले के अंदर लगातार इस तरह की बातें निकलकर आ रही हैं, तो अब यह देखने वाली बात होगी कि मस्क और ट्रंप के बीच का यह जो विवाद है यह यहीं रुक जाएगा या बहुत आगे तक जाएगा। लोग बार बार अब यह देखना चाहते हैं कि ट्रंप इस बात पर कुछ बोलेंगे या नहीं। हालांकि अमेरिका सरकार की तरफ से आए स्पोक पर्सन का कहना है कि ट्रंप एक राष्ट्रपति है और मस्क एक बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं और राष्ट्रपति देश के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में मस्क का
ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। देखना होगा कि इन दोनों के बीच ये मोर्चा सेटल होता है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका की साख अब तार तार हो रही है। इस बीच ने मस्क ने यह तक कह दिया कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दो। जेडी वेंस ने कहा भाई मेयर को बचाओ, भाई गलती से उपराष्ट्रपति बना हूं। इन भाई साहब ने तुरंत बाहर निकलते हुए कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शासन में खुश हूं। तो मस्क जो है वो इस तरह तक चाहते हैं कि हटाओ ट्रंप को और उनकी जगह किसी और को ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति की इन हरकतों के चलते अमेरिका लगातार डेट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में बैंक रप्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बिल को सीनेट से गुजारिश है कि वो पास ही ना होने दे। इस बिल में जहां स्पेंडिंग घटाने की बात की जा रही है, मतलब स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की जा रही है, इस बिल को पास ही ना होने दिया जाए। अब मस्क लगातार ट्विटर पर आक्रामक हैं और बार बार अपनी ही बातों को दोहरा रहे हैं। अब यह बात बड़ी बनती है कि मस्क महोदय, आपकी प्रेजेंस में जब ये टैरिफ वॉर खेल रहे थे, क्या वो सही था? ये सवाल मस्क से भी बनते हैं। जब ये अमेरिकियों को टैरिफ लगा लगा करके परेशान कर रहे थे दुनिया के देशों से कि इतना टैरिफ लगा दो, लेकिन अल्टीमेटली उससे भी तो अमेरिकियों का नुकसान हो रहा था। उस पर आपका क्या तर्क है? हालांकि जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इनने कहा कि हां, टैरिफ की वजह से अमेरिका आधी सदी के बाद में गरीब हो जाएगा, बैंकरप्सी जो है वो आ सकती है तुरंत अभी, और ऐसे में वो जो टैरिफ है वो भी सही चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर के मस्क अब एक तरह से ट्रंप के खिलाफ हर उस मसले पर आ गए हैं जिससे दुनिया पीड़ित है, और इसीलिए ट्रंप के टैरिफ को इन्होंने कहा है कि इससे रिसेशन आ सकता है इस साल के अंत में। साल के अंत में रिसेशन आ सकता है, यह मस्क ने टैरिफ के चलते हुए यह लाइन बोली है। नवल श्रीकांत जो हैं उन्होंने भी मस्क की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत ट्रंप को है और मस्क को इस तरह की सत्ता की जरूरत है। अब दोनों के बीच का जो सामंजस्य है ना, वो बनते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्क ने इसी बीच में आज फिर कल एक ट्वीट करके चिपका दिया और कहा कि इस समय की स्थितियों को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जानी चाहिए? तो लोग इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का मत है कि हां, एक नई राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या इस बात से लोगों में डर है कि टेस्ला का क्या होगा? बिल्कुल डर है। टेस्ला के शेयर आज 14.26% गिर चुके हैं। इस बीच में ट्रंप की तरफ से बयान सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में हम उससे बातचीत करके सब सेटल कर लेंगे। ये सब सेटल हो जाए तो अमेरिकियों का भला हो जाएगा। अदरवाइज ट्रंप के खिलाफ मस्क ट्विटर से जो बम फोड़ेंगे वो दुनिया के लिए हर दिन एक नया मनोरंजन होगा। हमने बहुत सारी चीजों को आज के सेशन में कवर किया है। संभवतः आपको ये पूरी विषय वस्तु बेहतर तरीके से समझ में आई हो। आप लोग इस बात पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से ज्यादा इसे साझा करें ताकि हमें आप तक जानकारियां पहुंचाने का साहस बना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।